नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवाकांत तिवारी और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल श्री राम इंस्टीट्यूट पे। और आज का जो पेपर हुआ है उसके विषय में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें जो सबसे सटीक आंसर जो हो सकते हैं उनकी मैं चर्चा आपसे करना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले बाल विकास की चर्चा कर लेते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षण विधि में अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस दृष्टिकोण से हम देखें तो सबसे पहला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो अगर इसका उत्तर देखा जाए तो इसका चौथा विकल्प सही होगा। जी हाँ, चौथा विकल्प सही होगा कि परीक्षण निर्माण करने का। ठीक है। उसके बाद में है, विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसने दी? तो ये देखिए, चार जो विकास की अवस्थाएं हैं, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदनात्मक अवस्था और प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ये सब किसने दी है? तो ये आप जानते हैं, ये वैज्ञानिक जीन पियाजे ने दी है। तो इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। फिर है, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किस मापन में किया जाता है? तो देखिए, बिना समय जाया किए आप इसका सही विकल्प कर लीजिए, व्यक्तित्व मापन में किया जाता है। फिर उसके बाद में है, अधिगम हेतु निम्नलिखित में सर्वाधिक आवश्यक क्या है? तो अगर देखा जाए तो सर्वाधिक आवश्यक क्या है? निर्देशन, परिपक्वता, रुचि, अभिप्रेरणा। तो इसमें अगर देखा जाए तो मोटिवेशन सबसे सही विकल्प होगा और इसका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। फिर है, शैशव काल का समय। देखिए, चार अवस्थाएं होती, शैशव काल हो जाती है, फिर उसके बाद में बाल्यकाल हो जाता है, फिर उसके बाद में किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। तो इस प्रकार से जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक। तो इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा पांचवें प्रश्न का। फिर है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? तो इस दृष्टिकोण से अगर इस प्रश्न को देखा जाए तो मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर होना चाहिए प्रत्यक्षीकरण। क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण। तो इसका ये वाला प्रश्न सही हो जाता है। फिर उसके बाद में अगर देखा जाए तो हम आगे अगले प्रश्नों की चर्चा करें तो यहाँ पर देखिए, सातवां प्रश्न है, सीखने के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत। अब देखिए, कितना सरल प्रश्न है, मुझे नहीं लगता किसी ने गलत किया होगा, बिल्कुल बेहद सरल पेपर था मेरे हिसाब से। तो सातवें प्रश्न में, प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आप जानते हैं, प्रयत्न एवं भूल किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, जो बिल्ली पे प्रयोग किया था। फिर है, औसत बुद्धि वाले, आठवां प्रश्न है, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्ध स्तर क्या होता है? तो ये देखिए, अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो इस 90 से लेकर 109 तक क्या होता है? यहाँ पर औसत बुद्धि वाले होते हैं। फिर है, नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल क्रिस्टली बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो इसमें आपका हो जाएगा कैटल, RB कैटल हो जाएगा। ठीक है। फिर 10वां प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? तो स्किनर हैं इसके, बहुत ही साधारण है। फिर है, कोहलर जिसने प्रयोग किया, तो उसने कोहलर ने किस पे प्रयोग किया है? तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, कोहलर अपने प्रयोग से क्या सिद्ध करना चाहता है? तो मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, कि जानवरों में मनुष्य से श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र किया है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। तो ये इसका विकल्प बिल्कुल सही समझ में आता है। ठीक है। फिर है, किसने पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली प्रस्तुत की? तो आप बहुत ही सरल है, ये हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली आप पढ़ते आए हैं। तो इसका सही विकल्प 12वें का कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। ठीक है ना। फिर उसके पश्चात में आगे देखें, हम अगर अगले प्रश्न को देखें, ये ग्रंथियों के अनुसार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखें, मेरे हिसाब से हाँ, इसका सही विकल्प होगा यहाँ पर कैनन। शरीर आधार व्यक्ति के विभिन्न प्रकारों की चर्चा ग्रंथियों के आधार पर कैनन ने की है। फिर उसके पश्चात में अगर देखा जाए यहाँ पर, तो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये कथन है क्रो एंड क्रो का कथन है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। फिर BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है, किस प्रकार से होता है? BF स्किनर जो हैं उन्हें किस प्रकार से दिया है कि किस प्रकार से होता है भाषा का विकास? तो अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। दूसरा विकल्प इसका सही हो जाता है, बिल्कुल सही है। फिर 16वां प्रश्न बहुत ही सरल है, 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां जो किसने दी हैं? तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किसने किया है? मैकडूगल। बहुत ही सरल प्रश्न है ना।
उसके पश्चात में अगर देखा जाए फिर किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये कथन किसका है? तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए 17वें प्रश्न का, तो ये अवधान के मतलब किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का विकेंद्रीकरण, तो ये है डम्बिल का कथन है। किसका कथन है? ये डम्बिल का कथन है। फिर उसके पश्चात में यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये निम्नलिखित में से किसका नाम सुजन शास्त्र के अंतर्गत आता है? तो सुजन शास्त्र या सुजुनकी, तो इसके प्रतिपादक कौन है? गाल्टन। कौन है? गाल्टन। तीसरा विकल्प इसका सही हो जाता है। ठीक हो गया ना? ये 18वां प्रश्न हो गया। उसके पश्चात में अगर देखें हम लोग 19वें प्रश्न की ओर बढ़े। 12 से 16 वर्ष के बालकों में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसका साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ये जलोटा ने जो तैयार किया था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ये तैयार किया था। तो इसका हो जाएगा आपका तीसरा विकल्प। फिर बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत के, बहुत सरल है, ये स्पीयरमैन है। कौन है? स्पीयरमैन है। फिर कोहलर ने निम्न में से किससे संबंधित है? तो अधिगम के सिद्धांत हैं कि व्यक्तित्व के सिद्धांत हैं कि विकास के सिद्धांत हैं कि प्रेरणा के सिद्धांत हैं? तो आप जानते हैं कि बहुत ही सरल एवं सहज है, तो ये अधिगम के सिद्धांत के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है ना? अधिगम के सिद्धांत कोहलर ने दिए हैं। मैकडूगल के अनुसार देखिए इसके पहले वो प्रश्न आ चुका है, तो आप जान गए होंगे कि 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। कितनी होती हैं? 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। फिर है मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो इस दृष्टिकोण से मानसिक उद्वेलन के हिसाब से अगर देखा जाए तो समस्या समाधान है, सृजनात्मकता है, अनुप्रयोग है और समझ है। तो इसमें देखा जाएगा आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, समस्या समाधान। फिर उसके बाद में अगर देखा जाए निम्नलिखित में से कुत्ता एक विषय था, कुत्ते पे किसने प्रयोग किया था? तो आप जानते हैं कोहलर, थार्नडाइक और पावलोव। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, देखिए थार्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली ने। और पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया था। इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है ना? पावलोव हो जाएंगे। तो यानी कुत्ता किसने प्रयोग किया था कुत्ते पे? तो पावलोव ने। ठीक है। फिर उसके बाद में अगर देखा जाए 24 प्रश्न हो गए। अब आगे देखें अगर तो ये आपका 25वां प्रश्न है, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसके घटक हैं यहाँ पर? तो प्रेरणा है, व्यक्तित्व है, सृजनात्मकता है और बुद्धि है। तो इनमें से मेरी समझ से अगर देखा जाए तो सबसे सटीक जो विकल्प बनता है वो कहलाएगा आपका, तो यहाँ पर प्रेरणा, व्यक्तित्व, सृजनात्मकता इसका सही विकल्प हो जाएगा। सृजनात्मकता इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको कर लीजिए, सही विकल्प हो गया। फिर है युयुत्सा क्या है? तो युयुत्सा चिंतन है कि कल्पना है कि क्या है? तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो युयुत्सा एक क्या है? मूल प्रवृत्ति है। क्या है? मूल प्रवृत्ति है। फिर बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व क्या हैं? सामाजिक विकास को तो वंशानुगत तत्व, शारीरिक तत्व और सामाजिक परिवेश जन्य तत्व और आर्थिक तत्व। तो इनमें से अगर देखा जाए तो कौन सा? मेरे हिसाब से इसका सबसे सही विकल्प तीसरा होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले। फिर है शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, द्रुतगामी विकास का नियम। फिर है 29वां नियम में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इनमें से देखा जाए समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। तो इसमें चौथा विकल्प आपका, क्षम्यता में इसका नहीं, इसका चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत हो जाएगा। फिर उसके बाद में विकास के परिणाम स्वरूप, विकास के परिणाम
स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन किसने दिया था? तो ये कथन आपको देने वाले थे हार्लाक ने। किसने दिया था? यहां पर देखा जाए अगर इस दृष्टिकोण से, तो ये हार्लाक ने दिया था। इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा उत्तर इसका सही कर लीजिए, हार्लाक। ठीक है। उसके पश्चात में हम अगर देखें तो यहाँ पर इस दृष्टिकोण पे अगर हम लोग आते हैं, बातचीत करते हैं, तो एक बार फिर से यहाँ देखेंगे अगला प्रश्न। ये आपके साइको के सारे प्रश्न हो गए थे। और उसके पश्चात में हम अगर देखें, यहाँ पर बातचीत करें, तो हम लोग हिंदी और संस्कृत पे आते हैं और देखते हैं कहाँ पे कैसे कैसे प्रश्न आए थे। तो अब आप देखिएगा, ये हम लोग आते हैं अब उसके ठीक पश्चात आते हैं हम लोग हिंदी में। हिंदी में अगर देखें तो हिंदी के दृष्टिकोण से हम सारे प्रश्न यहाँ पर हल करते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का स्वरूप अभिव्यक्ति का रूप क्या है? तो अगर देखा जाए यहाँ पर आशुलेखन है कि श्रुत लेखन है कि जो है कौन सा है? अगर देखा जाए तो निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का स्वरूप क्या है? आशु भाषण, श्रुतलेख, सुलेख, शुद्धवर्ती। तो मतलब इसका मतलब हुआ मौखिक रूप से अगर इसको कहा जाए, तो मौखिक रूप में अगर इसमें देखा जाएगा तो इसका सबसे सही विकल्प है, देखें तो आशु भाषण। क्या हो जाएगा इसका? आशु भाषण हो जाएगा। ठीक है ना। फिर उसके पश्चात में हिंदी भाषा की बोलियां, मैंने कई बार आपसे बताया है कि 5 उपभाषाएं हैं और कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। फिर सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। तो देखिए, इनमें देखेंगे अगर इस दृष्टिकोण से कौन सा शब्द है कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर समाज और एक दोनों शुद्ध शब्द होंगे। ये नहीं कि सामाजिक लिखा है तो आप उसको बड़ा कर दें तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। समाज और एक, इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। फिर तद्भव पत्रिका के संपादक तो अखिलेश हैं, लखनऊ से प्रकाशित होती है। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये जगनिक की पंक्तियां हैं। किसकी पंक्तियां हैं? जगनिक ने, जिनने आला खंड लिखा उसी पे उन्होंने लिखा है। फिर अकाल शब्द का पर्यायवाची है। यहाँ पर अगर देखा जाए अकाल शब्द का पर्यायवाची क्या है? अपरिहार्य, अंधियारा, अक्षत, दुर्भिक्ष। अकाल पड़ जाना या दुर्भिक्ष पड़ जाना। तो इसका सबसे सही उत्तर हो जाएगा चौथा, दुर्भिक्ष पड़ जाना। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? कौन सा मिश्र वाक्य है? तो अगर इसमें देखा जाएगा तो क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं? अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं? छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सबसे सही विकल्प क्या है? तो अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। ठीक, ये हो जाएगा। जिसके पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? अप्रत्याशित उत्तर हो जाएगा। फिर उसके पश्चात में हम लोग 39वां देखते हैं, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में। तो उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है। ठीक है। निष्कपट का संधिविच्छेद निधन कपट, चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। फिर उसके पश्चात में इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। तो किस देश में किया जाता है? तो देखिए, मॉरिशस में हिंदी का प्राय बहुत ज्यादा प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। फिर सूर सागर किस भाषा? तो देखिए, सूरदास की रचना है, तो किस भाषा की होगी? ये ब्रज भाषा की होगी। वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां हैं। ठीक है। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? अगर क्षेत्रीय में देखा जाए कौन सा विशेषण है, तो आपका गुणवाचक विशेषण हो जाता है। चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। फिर चौराहा शब्द में समास, चौराहा में संख्या पूर्व दिगु दिग समास हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे सही यहाँ अनुगृहीत, ये वाला तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ठीक है ना।
अनुगृहीत हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, पैतृक। ठीक है ना। उसके पश्चात में हम देखें, अगर ये 47 प्रश्न हो गए यहाँ पर, फिर उसके पश्चात में 48 और यहां से पढ़ते हैं हम लोग, तो सा ध्वनि का उच्चारण स्थान तो इचुएसा नाम तालु हो जाएगा। ठीक हो गया ना, इचुएसा नाम तालु। अंत्यत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग कहाँ लगता है पहले, तो क्या हो जाएगा आपका, अति हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उपत्यका। फिर अगला प्रश्न है 50वां, उपत्यका का अर्थ है पर्वत के पास की भूमि, पर्वत का शिखर, प्राणियों, तो पर्वत के पास की भूमि। ठीक हो जाएगा, पहला विकल्प सही है। फिर इसमें पढ़ना है, आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वे प्राय इसको पढ़ के ही उत्तर देना चाहिए 51 से 55 तक। यहाँ से वहां वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुंचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत के उनसे वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना इस बुद्ध के बस का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष तक की आयु, जब तक उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष के निरंतर घूमते ही रहे, है ना। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से अनेकों उन्होंने कहा था कि चरथ भिक्षवे चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके अनेक शिष्यों ने उनके वचनों से सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया, और ये सब पूरा चीज आपको पढ़ लेना चाहिए, तब उसके पश्चात में यहाँ पर उत्तर इनके देने। तो यहाँ पर देखेंगे घुमक्कड़ में अब पूछेगा कौन सा प्रत्यय है, तो इसका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय मतलब जो अंत में लगे, अक्कड़। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, तो आप इसमें देखिए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। ठीक है। स्वच्छंद में कौन सी संधि है, तो आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब कितनी वर्ष अवस्था थी उनकी, तो आप जान रहे हैं 35 वर्ष की अवस्था। श्रुति धर्म का क्या अर्थ होता है, श्रुति धर्म का अगर अर्थ देखा जाए तो बौद्ध धर्म, चूंकि बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर है अंगा का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से अंगा का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। यमगणना नाम नासिका। 4 गज मलमल, अब पूछ रहा है 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, तो परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, परिमाण। ये मैंने आपको वहां पर पढ़ाते हुए सब उदाहरण मैंने बताए थे। फिर है समास का विलोम क्या होगा, समास का मतलब संक्षेपीकरण, व्यास मतलब विकसित, तो इसका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, व्यास। फिर शून्य का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य। आंख की किरकिरी होने का अर्थ है, तो क्या हो जाएगा, चौथा विकल्प, अप्रिय लगना। जैसे आंख में कोई चीज पड़ जाती है तो वो अप्रिय लगती है, किरकिरी होने लगती है, तो इसका सही उत्तर ये सब हो जाएगा। ठीक है। उसके पश्चात में अब हम लोग ये 60 प्रश्न यहाँ तक हो गए। अब हम लोग चर्चा करते हैं संस्कृत विषय की। संस्कृत में देख लेते हैं कैसे प्रश्न है। तो मैं ऐसा मानता हूं का अनुवाद होगा, मैं ऐसा मानता हूं का अनुवाद क्या होगा, तो देखिए यहाँ सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, तो इसका अगर सही उत्तर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा अहम एवं मन्ने, अहम एवं मन्ने, इसका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। मैं बाजार जाता हूं का संस्कृत में कर्मवाच्य क्या हो जाएगा, तो मैं बाजार जाता हूं का संस्कृत में कर्मवाच्य अगर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा मया आपणम गम्यते। अहम मां मया, मया आपणम गम्यते। आप जानते हैं मैंने कई बार बताया कर्मवाच्य कर्तवाच्य भाववाच्य। फिर पच धातु में अगर देखा जाए, पच धातु है यहाँ पर और इसमें कौन सा प्रत्यय लगाना, ता प्रत्यय लगेगा, तो क्या बनेगा, तो ये आपका बन जाएगा क्या, पक्वः। क्या बन जाएगा, पक्वः बनेगा। ठीक है। पंच नवति, नवति माने 90 या 5 माने 5, 90 और 5 कितना होता है, तो 95, इसका 364 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। फिर अव्यय शब्द समूह है, इनमें से कौन सा अव्यय शब्द समूह है, तो सर्वत्र, अधुना और ऊपर, इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, सर्वत्र, अधुना और ऊपर। ये क्या है, अव्यय है। फिर बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अभ्यंतर कितने होते हैं, 5 होते हैं। मनोरथ का उदाहरण है, मनोरथ किसका उदाहरण है, तो आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, किसका उदाहरण है, विसर्ग संधि का। किसका है,
विसर्ग संधि का। फिर दान के कारण, दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक कौन सा सूत्र है? तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से कई बार बताया, कर्मणायम प्रयतसा संप्रदानम, कर्मणायम प्रयतसा संप्रदानम। तो इसका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। फिर इसके पश्चात में अगर देखें हम लोग, अब आते हैं 69वें प्रश्न की ओर। 69वें प्रश्न में लिखा है अंतस्थ वर्ण। तो अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं? आप बहुत अच्छे से जानते हैं, यावा राला। कौन से होते हैं? यावा राला। ठीक है, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में क्या हो जाएगा, संस्कृत में कैसे बनेगा? तो आप इसको देख, यहाँ मुझे मह्यम संस्कृत रोचते, क्या हो जाएगा? मह्यम, अहम माम मया मह्यम। यहाँ पर चतुर्थी लगेगी ना, रुच्यर्था नाम प्रेमाण से चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। मह्यम संस्कृतम रोचते। फिर संस्कृत साहित्य में किस कवि को विद्वत्सम के दृष्टिकोण से नाम से जाना जाता है, किसका नाम कहा जाता है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए किसको विद्वत्सम की उपाधि दी जाती है, तो आपको कई बार चर्चा में या बातचीत करते हुए हम लोगों ने देखा है, सुना है कि यहाँ पर किसको किस नाम से जाना जाता है। तो संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वद्सम के नाम से, यही प्रश्न है ना, तो श्रीहर्ष हो जाएंगे। इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा? श्रीहर्ष की रचना को। फिर है पढ़ना है, फिर उत्तर देना है। शिवपदस, देखिए इसको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। अधोलिखितम गद्यासम पठित्वा प्रश्नात् उत्तरम एकस्मिन् वसरे कदाचित् लक्ष्मी पार्वती अवदत् प्रेमा गौरी नाम उपचित्याम मन्यताम अहम क्रीडाब्जने भवतीम ताड़ेन यति तथा पार्वती अवदत् मम पतुत नाम शिव इति शिवपदस अन्यर्थः श्रीगालः। तो यहाँ पर हमको देखना शिवपदस अन्यर्थः कः, यानी शिवपद का एक और अन्य अर्थ क्या है यहाँ पर? तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से लिखा है ना यहाँ पर शिवपदस अन्यार्थः, तो श्रीगालः क्या हो जाएगा इसका उत्तर? श्रीगालः, श्रीगालः हो जाएगा। ठीक है ना। फिर उसके पश्चात में अगर देखा जाए तो अब 72 तक हो गए, और उसके बाद 73 देखते हैं हम लोग। गद्य खंडे कया प्रश्न पृछते, इस गद्य खंड में कौन प्रश्न पूछ रहा है? तो आप देख रहे हैं कौन प्रश्न पूछ रहा था वहां पर, तो लक्ष्म्या, कौन पूछ रही थी? लक्ष्मी जी प्रश्न पूछ रही हैं। फिर है 74वां प्रश्न अगर देखा जाए, कयो संलापः सर्वेषां मंगलया भवतु, यानी कौन ऐसा कल्पना करता है कि जो है सर्व जगह मंगल हो? तो लक्ष्मी पार्वती। कौन है? लक्ष्मी पार्वती। इनमें से कौन सा प्रत्याहार नहीं है? हल प्रत्याहार है, अल प्रत्याहार है, और कहीं कहीं रा प्रत्याहार भी माना जाता है। इसलिए देखा जाए तो ला कोई प्रत्याहार नहीं है। फिर अगला देखिए 76वां प्रश्न है। यहाँ पर लिखा है 76वें प्रश्न के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, शिशु मोदकाय रोदिति का उदाहरण, शिशु मोदकाय रोदिति का सही उदाहरण क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा तादर्थे चतुर्थी वाच्या नाम, तादर्थे चतुर्थी वाच्या का। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा प्रश्न है उच्चय, तो उच्चय नीचय ये सब मैंने आपको बताया था। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा में, तो ये अलिंग का उदाहरण है। किसका है? अलिंग का उदाहरण है। ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार कौन सा है? तो ऊष्म प्रत्याहार जानते हैं, ऊष्म वर्ण किस में आते हैं? सल प्रत्याहार में, सा 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 हा। पठान शब्द रूप है, तो पठान शब्द रूप के क्या है? ये आपका पठ धातु है, लोट लकार है, उत्तम पुरुष। पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन। ठीक, पठान, पठाओ, पठा। फिर छा मिल करके किससे बना है? तो का और सा से। हालांकि ये जो हलंत वाला शा है ये नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अब ये यही सब सर्वाधिक उत्कृष्ट विकल्प है, इसलिए ये सही हो जाएगा। 80 का चौथा विकल्प का और सा से मिलकर के। 79 की संख्या नहीं है। अब आप देखिए इसमें लिखा है, इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो यहाँ पर लिखा है एकोन सप्तति। ये कौन सा नहीं? एकोन सप्तति, यानी 70 में एक नहीं तो ये 69 हो गया। यही गलत हो गया। सबसे पहले नहीं है पूछा है ना। एकोन अशीति, 80 में एक नहीं तो 79 सही है। ऊना अशीति, 80 में एक नहीं तो ये सही हो जाएगा। 9 सप्तति, तो ये भी सही हो जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा आपका 81 का पहला विकल्प सही हो जाएगा।
तो यहाँ पर इसको सही कर लीजिए आप। 69 गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इस वाक्य का अनुवाद करिए। दिन भर में पाठ पढ़ डाला, तो अब इस कैसे जानेंगे इसका मतलब सही अनुवाद क्या होगा। तो यहाँ पर अगर देखें हम, तो दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इसको मैं यहाँ पर बना देता हूं आपके सामने। हाँ, तो इसका हो जाएगा आपका दिनेन पाठः पठितः, इसका ये विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। उपकृष्णम में कौन सा समास, तो अव्ययी भाव है ना, क्योंकि अव्यय लगा हुआ है, ठीक है। 32 संख्या किसके लिए कही जाएगी, तो 32 में क्या हो जाएगा, इसमें सबसे सही विकल्प इसका हो जाएगा 32 का द्वात्रिंशत्। द्वात्रिंशत् कहाँ लिखा है, द्वात्रिंशत्, द्वित्रिंशत्, द्वित्रिंशत्, तो द्वात्रिंशत् हो गया। पति शब्द का अगर देखा जाए, पति शब्द का कौन सा शब्द रूप सही हो जाएगा, तो पत्यु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पत्यु हो जाएगा। अट प्रत्याहार के वर्ण है स्वर और हाया वारा, है ना। स्वर सभी स्वर आते हैं, आ उड़ के आ से शुरू होगा, हैवरट हाया वरट, हैवरट तक जाएगा। कारक में प्रति, तो क्री तो प्रत्यय है, तो क्री तो प्रत्यय है। कारक में यदि प्रकृति क्री है तो प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो प्रत्यय हो जाएगा उड़ुल, ईवर ना को सूत्र से फिर अक हो जाता है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है पीताम्बर है, राजपुरुष है, द्वादश, तो आधिहारी में जो है अव्ययी भाव समास होता है। निम्नलिखित में से चतुर्विंशति शास्त्री संहिता के नाम से कौन है। चतुर्विंशति का मतलब होता है 24,000, शास्त्री माने 24,000 श्लोकों वाली कौन सी है, तो ये आपकी रामायण है। और सत शास्त्री संहिता के नाम से महाभारत जानी जाती है, ठीक हो गया ना। फिर 90वां प्रश्न है, इसमें कौन सा संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या है, भा झा खा, ये तो है नहीं, तो इसका सबसे सही उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके पश्चात में अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम लोग अब चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैथ है तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो बेहतर होगा कि मैथ की न चर्चा करते हुए हम लोग सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं मनोविज्ञान, वो उसके प्रश्नों की, क्या कहते हैं, पर्यावरण के प्रश्नों की, क्योंकि पर्यावरण से भी प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं, या जिसको हम लोग उस नाम से जानते हैं कि ये वो है 121 यही शुरू है ना, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें देखा जाए कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे सही विकल्प अगर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा प्राचीन स्थलों पर अगर देखा जाए तो मौजूद हड्डियों का सामग्रियों के ये आयु मापन, ये इसका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद संविधान सभा के ने कब राष्ट्रगान को अपनाया, तो 24 जनवरी 1950 को, ठीक हो जाए, 24 जनवरी 1950 को। फिर है बायोमैग्निफिकेशन क्या है, इनमें से कौन सा सही है, तो इसका बायोमैग्निफिकेशन समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती मात्रा को ये कहते हैं, ठीक हो गया ना। ये आपके यहाँ पर 3 प्रश्न हो गए। फिर उसके पश्चात में अगर देखा जाए, निम्नलिखित में कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, फास्फोरस, मृदा, कवक और प्रोटीन, तो कौन सा अजैविक घटक नहीं है, तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे सही विकल्प आपका हो जाएगा कवक, क्योंकि ये जीव है ना, तो कवक हो जाएगा, ठीक है ना। फिर है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका है एंडस्टैम या एस्टरडम के नाम से जाना जाता है, वहां पर है। फिर है घास भूमि के पारतंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है, तो इसमें आपका सबसे सही उत्तर हो जाएगा मांसाहारी। क्या हो जाएगा, मांसाहारी, ठीक है ना। ये 26 हो गया। फिर इसके पश्चात में अगर देखें हम, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे समीप है, पृथ्वी के सबसे समीप आप जानते ही हैं कौन है, पृथ्वी के सबसे समीप क्या है, क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल हो गया। फिर भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया, तो कब पारित किया गया जैव विविधता अधिनियम, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका सबसे सही उत्तर हो जाएगा 2002 में,
11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो कौन सी सहायक हो सकती है, अब आप बताइए। जैविक खेती, अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में। तो ये आपकी सबसे सही उत्तर हो जाएगा, जैविक खेती सबसे लाभकारी हो जाएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अम्लीय वर्षा संबंधित है, बोरिक अम्ल से कि जो है एस्टिक अम्ल से कि सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो अब आप देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल से। कौन सा हो जाएगा आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। इसका सबसे सही उत्तर क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल से हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सही उत्तर कर लीजिए आप, सल्फ्यूरिक अम्ल से हो जाएगा, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल से हो गया। उसके पश्चात में अगर देखा जाए तो WWF से क्या आशय है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर है फूलों की घाटी, तो ये उत्तराखंड चमोली में पड़ती है, फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो उसके पश्चात में अगर देखें भारत में ये 133वां प्रश्न है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन? तो आपको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। फिर है कोटापैक्सी, ये बहुत ही फेमस जागृत ज्वालामुखी है। तो ये कहाँ स्थित है, आप जानते ही होंगे कि ये स्थित है आपका कोटापैक्सी जागृत ज्वालामुखी है जो। तो ये आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एंडीज में। कहाँ हो जाएगा, एंडीज में, ठीक है ना। फिर तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? जो तिब्बत में सांगपो है तो भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। फिर है निम्नलिखित में कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक कहाँ पे है, अब आप इसको देख लीजिए। तो इसका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में है। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं, क्यों शुष्क हैं? क्योंकि इनमें दाब प्रभाव पड़ता है कि तो ये रेन शैडो प्रभाव इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, बिल्कुल सही प्रश्न आया था, बिल्कुल सरल है और आप इसको प्रायः पढ़ते रहते थे। तो अब इसका 1972 में, कब में पारित हुआ था? 1972 में, ठीक है ना। ये इसका सही उत्तर हो गया। फिर उसके बाद वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर, वायुमंडल की 133 हो गया ना आपका, हम्म 38 तक हो गया। 38 के बाद हाँ, वायुमंडल की ऊपरी, ये प्रश्न है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई में प्राप्त होने वाली विकिरण क्या कहलाती है? तो सूर्य ताप के नाम से जानी, किस नाम से जानी जाती है? सूर्य ताप के नाम से जानी जाती है। तो उसके बाद में अगर देखें तो किस देश में संविधान के मौलिक कर्तव्य लिया गया है? तो ये SSR के द्वारा लिया गया मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है, ठीक है ना। फिर सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर ये बहुत ही प्रायः सामान्य क्वेश्चन था कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो इसको देखें तो ये शांत घाटी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी में। LPG के संदर्भ में क्या असत्य है? मीथेन उत्सर्जन करने वाला, नीले ज्वाला से जलने वाला, उच्च ऊष्मीय ईंधन या स्वच्छ ऊष्मीय ईंधन या एक स्वच्छ ईंधन। तो कौन सा असत्य है इसमें पूछा है? तो इसमें आपका हो जाएगा पहला, मीथेन उत्सर्जन करने वाला। फिर पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं तो कौन कौन से हैं? उत्पादक, उपभोक्ता व घटक। तो इसका सबसे पहला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। फिर उसके पश्चात में अगर देखा जाए, फिर मकर रेखा, निम्नलिखित में से मकर रेखा किस नाम से जानते हैं? तो आप जानते हैं 23 सही 1/2, 23 सही 1/2 जो दक्षिणी रेखा है उसको हम किस नाम से जानते हैं? मकर रेखा से। उत्तरी वाले किस नाम से जानते हैं? तो कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? तो कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। 144 हो गया। फिर उसके पश्चात में हाँ, ये देखिए इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इकोसिस्टम ये एजी टांसले ने सर्वप्रथम किया था। ध्रुव तारा कहा जाता है पश्चिमी तारे को कि पूर्वी तारे को? तो उत्तरी तारे उत्तर में रहता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ?
तो आप ये जानते हैं 1973 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका मध्य प्रदेश में है। लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? तो कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। फिर जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो जंगली गधों का अभ्यारण्य अगर देखा जाए तो इनमें से बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में है। कच्छ का जो रण है वहीं पर है। तो ये आपके इसके हो गए। और गणित के प्रश्नों का फिर होगा विश्लेषण, तो फिर उसको ज्यादा समय लगेगा, उसको कर दूंगा। तो यही था। और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपने बहुत ही सटीक इन सभी प्रश्नों को उत्तर दिया होगा। बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत